हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके पूरे के पूरे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक में। यहाँ पे सिलेक्टेड 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसके पहले भी हमने जो भी वन लाइन फैक्ट यानी कि क्वेश्चन आंसर हैं, एक शब्द में उत्तर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, कई सारी इसकी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। अभी तक अगर आप नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और सारे के सारे वन लाइन फैक्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किस समुद्री जहाज पर डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया। तो डार्विन ने किस जहाज पर बैठ के आपको बताना है कि पूरी की पूरी यात्रा वृत्तांत अपना किया। तो आपको याद रखना है डार्विन की जहाज का नाम क्या था। डार्विन की जहाज का नाम था बीगल। क्या था? डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर बैठ करके यात्रा किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया। स्वतः जननवाद का जो सिद्धांत था जो कि पूरा इवोल्यूशन से संबंधित था, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने स्वतः जननवाद के सिद्धांत को गलत कर दिया। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुईस पास्चर। क्या याद रखना है आपको? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, स्वतः जननवाद के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। तो आपको याद रखना है लुईस पास्चर। ठीक, तो लुईस पास्चर जो है इन्होंने स्वतः जननवाद के सिद्धांत को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा महाविस्फोट का सिद्धांत है जो कि जीवन की उत्पत्ति को बताने में सफल रहा। तो आपको याद रखना है बिग बैंग। कौन सा सिद्धांत है आपको याद रखना है? बिग बैंग महाविस्फोट। तो आपको याद रखना है बिग बैंग, बिग बैंग महाविस्फोट। ठीक है, तो बिग बैंग जो परिकल्पना थी या बिग बैंग जो महाविस्फोट है, ये जीवन की उत्पत्ति के संबंध में या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बताने में सफल रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब जातियों की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है, इसको किसने लिखी। तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी? आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर आपको लिखना है चार्ल्स डार्विन। ठीक, तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवों में अचानक होने वाले तथा वंशानुगत प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो अगर जीवों के अंदर कोई भी अचानक परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवों के अंदर अचानक जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तावित जो विकासवाद का सिद्धांत है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो डार्विनवाद जो हमारा है या डार्विन के द्वारा जो प्रस्तावित विकासवाद है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्णवाद। मतलब डार्विन ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद का नाम दिया था उन्होंने। क्या दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद। तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो डार्विन ने दिया था। तो डार्विन के सिद्धांत को हम प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से जानते हैं। चलिए इसका सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना को क्या कहते हैं। किसी भी स्पीसीज है उसकी संपूर्ण विकास की घटना को हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी। ठीक है, तो किसी भी जाति के संपूर्ण विकास की जो घटना है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चट्टानों में दबे हुए जो प्राचीन अवशेष होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि चट्टानों में जो भी दबे प्राचीन अवशेष होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं, या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप फॉसिल्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो उसे हम बोलते हैं जीवाश्म। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रचना तथा उत्पत्ति में भिन्नता तथा क्रियात्मक समानता प्रदर्शित करने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति और रचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं लेकिन कार्यों में समानता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं? ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं? समवृत्ति अंग। जो अंग कार्यों में समानता दर्शाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समान पूर्वज से
संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से भिन्न लक्षणों वाले जीवों के विकास को हम क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि एक ही जीव से एक ही समान पूर्वज से, मान लीजिए जिनका पूर्वज एक ही हो, लेकिन उनसे कई अलग अलग संरचना वाले तथा अलग अलग कार्य करने वाले जीवों का विकास अगर हो जाता है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो इस घटना को आपको याद रखना क्या बोलते हैं? अनुकूलीविकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस घटना को हम? इस घटना को हम बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, यानी कि अनुकूली विकिरण। क्या बोलते हैं? इस घटना को हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण। ठीक है, अनुकूली विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है, इसको किसने दिया था? इसको दिया था लैमार्क ने। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। लैमार्क से संबंधित एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो जीव विज्ञान हमारा शब्द है, बायोलॉजी टर्म है, इसको भी सबसे पहले लैमार्क ने ही दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है संरचनात्मक रूप से समान अंग को क्या कहते हैं? अगर कोई अंग संरचनात्मक रूप से समान है तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात अंग, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विकास के लिए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था जैव विकास के संदर्भ में? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है, तो आपको याद रखना है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आपको राइट आंसर लिखना है ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने दिया था? आपको याद रखना है ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक, तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था क्या? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन क्वेश्चनों का भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राकृतिक चयनवाद का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया जैव विकास के संदर्भ में मत था, तो डार्विन का जो प्राकृतिक चयनवाद है, इसका दूसरा नाम आपको बताना है। तो इसको याद रखना है आपको कि डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद को हम डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम डार्विनवाद भी कहते हैं। ठीक है ना, डार्विनवाद। तो आपको लिखना है डार्विनवाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद को अस्वीकृत कर दिया? तो लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है, इसको किस वैज्ञानिक ने अस्वीकृत कर दिया? तो आपको याद रखना है बीजमैन ने। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बीजमैन। तो बीजमैन ने क्या किया था? बीजमैन ने अस्वीकृत कर दिया था लैमार्कवाद के सिद्धांत को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम जीव पृथ्वी पर कहां उत्पन्न हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में आप लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले जो पहला जीव उत्पन्न हुआ था वो कहां उत्पन्न हुआ था? जल में। कहां उत्पन्न हुआ था? जल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य की कनेक्टिंग लिंक आपसे पूछा गया है, किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है किसे कहते हैं? वायरस, यानी कि विषाणुओं को कहते हैं। किसे कहते हैं? विषाणु को कहते हैं, यानी कि वायरस को कहते हैं। किसे कहते हैं? वायरस, यानी कि विषाणु को कहते हैं। ठीक, तो वायरस या विषाणु को हम सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो आपको याद रखना है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। कब हुई? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डार्विन ने किस द्वीप पर जंतुओं के विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया था? डार्विन ने अपने जो भी सिद्धांतों का अध्ययन किया था उसमें एक द्वीप की अहम भूमिका है, जो कि हमने आपको कराया भी था एडाप्टिव रेडिएशन में। तो डार्विन ने जिस द्वीप पर जंतुओं का अध्ययन किया था उस द्वीप का नाम क्या है? आपको याद रखना है गैलापोगस द्वीप। क्या है? उस द्वीप का नाम क्या है? गैलापोगस द्वीप। गैलापोगस द्वीप। ठीक है, तो आपको याद रखना है उस द्वीप का नाम क्या है? गैलापोगस द्वीप। चलिए गैलापोगस द्वीप। अगला क्वेश्चन है किसे अकोशिकीय तथा कोशिकीय तंत्र के बीच की कड़ी माना जाता है? तो आपको याद रखना है कोएसरवेट्स को। किसको? कोएसरवेट्स को हम अकोशिकीय और कोशिकीय तंत्र के बीच की कड़ी कहते हैं। कोएसरवेट्स, कोएसरवेट्स, कोएसरवेट्स को हम अकोशिकीय और कोशिकीय तंत्र के बीच की क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं, कोएसरवेट्स को। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवाश्मकी के जनक कौन है? मतलब जीवाश्मकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जीवाश्मकी का जनक कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। किसको कहा जाता है? लियोनार्डो। आपको याद रखना है लियोनार्डो दी
विंसी, लियोनार्डो दी विंसी। लियोनार्डो दी विंसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्मिकी का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? लियोनार्डो दी विंसी को। ठीक, इन क्वेश्चनों का भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 77 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो जैसे ही कृत्रिम डीएनए की बात आती है, केवल एक ही साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, यानी कृत्रिम रूप से डीएनए तैयार किया था। उनका नाम क्या है? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं एचजी खुराना। क्या लिख सकते हैं आप लोग? एचजी खुराना, एचजी खुराना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? 77 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा था और उसके बाद जो है कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण कर दिया था। ठीक, तो 77 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके एचजी खुराना ने सबसे पहले कृत्रिम डीएनए का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था? तो आपको याद रखना है होमो हैबिलस। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था? तो आपको याद रखना है होमो हैबिलस। कौन सा था? होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। आपने नाम सुना होगा, जब हमने मानव का विकास पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था होमो हैबिलस। अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफी जूलॉजिक के पुस्तक के लेखक कौन है? जो फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है, इसके राइटर कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है इसके राइटर? लैमार्क। कौन है? लैमार्क। तो फिलॉसफी जूलॉजिक के पुस्तक के लेखक कौन है? लैमार्क। ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसे हम सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी मानते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसे हम सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी मानते हैं? तो आपको याद रखना है आर्कियोप्टेरिक्स। आपको एग्जाम्पल याद रखना है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये पक्षी और सरीसृप के मध्य की क्या है? संयोजक कड़ी से हम मानते हैं। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स को। अगला क्वेश्चन, मेथियोनिन को कोडित करने वाला कोडान का नाम बताना है। ऐसा कौन सा कोडान है जो कि मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है? मेथियोनिन जो होता है यह एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? यह एमिनो एसिड होता है और इसको कोड करने वाला कोडान कौन सा होता है? AUG। ठीक, तो AUG कोडान जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को प्रारंभ भी करता है। तो आपको याद रखना है मेथियोनिन को कौन कोड करता है? AUG कोडान जो है ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो ऐसे एंजाइम जो डीएनए अणु को काटने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या बोलते हैं? उनको हम प्रतिबंधन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। या अगर आप लोग इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या लिख सकते हैं आप लोग? इंग्लिश वाले जिनको लिखना है लिख सकते हैं आप लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं प्रतिबंधन एंजाइम या आप लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दोनों बात वही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को किसने विकसित किया? तो आपको याद रखना है एलेक जेफरी ने। किसने विकसित किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को? एलेक जेफरी ने। किसने? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट ने विकसित किया था। ठीक, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने विकसित किया? तो एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समापन कोडान का नाम लिखना है। तो 3 समापन कोडान होते हैं, हमने आपको बताया था ये जेनेटिक कोड में। तो समापन कोडान आप UAA लिख सकते हैं, UAG लिख सकते हैं और आप UGA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? UAG लिख सकते हैं, UAG, या आप लिख सकते हैं UGA। ठीक है, कोई भी आप लिख दीजिए, UAG, UGA। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं आप, सही माना जाएगा आपका, क्योंकि 3 समापन कोडान होते हैं, आप किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी से। अगर जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? अगर हम एक जीन की संरचना की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो आपको याद रखना है 1000। कितने? एक जीन के अंदर लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने? 1000। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का आपको नाम बताना है जो कि अनुलेखन में सहायता करता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम भाग लेता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यह ट्रांसक्रिप्शन में सहायता करता है, यानी कि अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है। जो डीएनए की संरचना होती है उसमें जब फास्फोरिक अम्ल शर्करा से मिलता है तो वहां पे कौन से बंध के द्वारा वो आपस में मिलते हैं, तो आपको याद रखना है फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध है? फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक, तो आपको याद रखना है फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक, तो इस बंध के द्वारा शर्करा जो होती है डीएनए की और फास्फोरिक अम्ल जो होता है ये आपस में जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। तो अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन, या इसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो अनुलेखन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जीन नियंत्रण की जो ओपरान संकल्पना है इसको किसने दिया? यानी ओपरान जो मॉडल है जो कि जीन के नियंत्रण से संबंधित एक मॉडल है, इस मॉडल को किसने दिया? तो आपको याद रखना है जैकब एवं मोनार्ड ने। किसने दिया था? जैकब एवं मोनार्ड ने। तो इस मॉडल को किसने दिया? जैकब एवं मोनार्ड। दोनों साइंटिस्टों के नाम आपको याद रखना है, जैकब एवं मोनार्ड। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था? जीन नियंत्रण मॉडल दिया था, जिसको कि हम ओपरान मॉडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एयूजी कौन सा कोडान है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो एयूजी होता है यह समारंभन कोडान होता है। क्या होता है? यह समारंभन कोडान होता है और यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो एयूजी जो है यह समारंभन कोडान होता है। ठीक है, समारंभन कोडान। तो एयूजी हमेशा आपको याद रखना यह समारंभन कोडान होता है जो कि एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। किस एमिनो एसिड को कोड करता है? तो आपको यह भी याद रखना है एयूजी जो है यह मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कितने प्रकार के जो कोडान हैं ये 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। तो टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते हैं, हमने आपको बताया था, जिसमें से 3 कोडान जो होते हैं वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिनको हम नॉनसेंस कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान कहते थे या समापन कोडान कहते हैं। इसके अलावा जो 61 कोडान हैं ये 61 कोडान मिलकर के 20 एमिनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 61 ऐसे कोडान हैं जो कि आपस में मिलकर के 20 अमीनो एसिड को यानी 20 एमिनो एसिड को कोड करने का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक एसिड जो हमारा है जो 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की आपसे पूछा गया है। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक मिसर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद रखना, किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। तो चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा ऐसा जीन है जो कि अन्य जीन्स की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऐसा कौन सा जीन है जो कि अन्य जीन की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है? ये आप लोग जीन नियंत्रित मॉडल में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा कौन सा जीन है जो कि अन्य जीन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है रेगुलेटर जीन। कौन सा जीन है? रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन जो होता है ये अन्य जीन की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटर जीन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीन जो कि अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे जीन होते हैं कुछ जो कि अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो ऐसे जीनों को हम बोलते हैं साइलेंट जीन। क्या बोलते हैं? ऐसे जीनों को हम क्या बोलते हैं? साइलेंट जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट जीन। ठीक है, कुछ जीन अपनी अभिव्यक्ति को नहीं प्रदर्शित करते हैं जिनको हम बोलते हैं साइलेंट जीन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि सिफिलिस रोग आपसे पूछा गया है। सिफिलिस रोग किससे होता है? तो हमेशा आपको याद रखना कि सिफिलिस रोग जो होता है ये यौन संक्रमित रोग है, यानी कि लैंगिक संपर्क से होता है। किससे होता है? लैंगिक संपर्क से होता है। किससे होता है? लैंगिक संपर्क से। और लैंगिक संपर्क में भी अगर आपसे पूछ दे कि किस बैक्टीरिया से होता है तो आपको याद रखना है ये जो लैंगिक संपर्क से तो होता ही है, लेकिन यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण? यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। और अगर आपसे पूछे किस बैक्टीरिया के कारण, तो सिफिलिस रोग जो होता है ये टेपिनुमा पैलिडम के कारण होता है। किसके कारण? ये टेपिनुमा पैलिडम
अगर आपसे जीवाणु का नाम पूछ दे कि किस जीवाणु के कारण सिफिलिस रोग होता है, तो आपको बताना है टेपिनुमा पैलिडम। ठीक है, टेपिनुमा पैलिडम। टेपिनुमा पैलिडम जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है, जो कि लैंगिक संपर्क से फैलता है। किसमें फैलता है? ये लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, रोगों का जन्मवाद सिद्धांत किसने दिया? कोई भी रोग है उसका जन्मवाद का जो सिद्धांत है, इसको किसने दिया? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट कोच। कौन याद रखना है? रॉबर्ट कोच। इन्होंने ही, आपको याद रखना है, इन्होंने ही रोगों के जन्मवाद का सिद्धांत दिया था। तो रॉबर्ट कोच इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाणुरोधी प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो विषाणुरोधी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है इंटरफेरान कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणुरोधी प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? इंटरफेरान। क्या कहते हैं? इंटरफेरान कहते हैं। ठीक, तो इंटरफेरान जो है प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, जो कि संक्रमण से हमारी क्या करते हैं? वायरस के संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और इन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की थी। आपको यह भी चीज भी याद रखनी है। ठीक, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एड्स शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी में किस रोग का उपचार किया जाता है? तो कीमोथेरेपी में आपको याद रखना है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब किसके उपचार है? इनके माध्यम से कैंसर का उपचार किया जाता है। कैंसर जो कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होने वाला एक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? अगर कोई विषाणु या वायरस कैंसर उत्पन्न कर रहा है तो उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? उस वायरस को हम बोलते हैं आंकोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं? उस वायरस को हम बोलते हैं आंकोजेनिक वायरस। आंकोजेनिक वायरस क्या बोलते हैं? आंकोजेनिक वायरस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आंकोजेनिक वायरस या आंकोजेनिक विषाणु। तो ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारे 4 से 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि 1 दिसंबर को आपको याद रखना है एड्स दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। जो तंबाकू होता है, तंबाकू के अंदर कौन सा हानिकारक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, इसको आप 9-10 से पढ़ते आते हैं। तो तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? इसका नाम क्या है? निकोटिन। क्या है? निकोटिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव नस्ल सुधारने के लिए उपयोगी जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऐसी जीव विज्ञान की शाखा जो कि मानव के भावी पीढ़ी को या मानव की नस्लों को सुधारने का प्रयास करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। या इसको हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं? यूजेनिक्स, या इसको आप हिंदी में सुजननकी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यूजेनिक्स, या आप क्या लिख सकते हैं? सुजननकी। ठीक है, सुजननकी, यूजेनिक्स या सुजननकी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मलेरिया के परजीवी का नाम लिखना है। मलेरिया मतलब किस परजीवी के कारण होता है, उस परजीवी का नाम लिखना है। तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही मलेरिया रोग होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। और प्लाज्मोडियम की कई सारी अवस्थाएं होती है, हमने आपको बताया था, जिसके आधार पर अलग अलग प्रकार की मलेरियाएं होती है। जैसे प्लाज्मोडियम ओवल होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है और प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम होता है। तो ये 4 प्रकार के इसके इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम के, जिनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहते हैं? रोगों को क्या कहते हैं? किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अंदर अगर रोग है और वह रोग किसी दूसरे व्यक्ति को भी फैलता है संपर्क के माध्यम से, तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रोगों को हम बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे के पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।